ठीक है, ओके चलो स्टार्ट करें। डेप्रिसिएशन सेक्शन 32, थोड़ा सा अटेंटिव हो जाना, इंपॉर्टेंट पार्ट है बट बहुत इजी है। ठीक है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करा है हमने। कौन से मेथड्स होते हैं? ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड, ओके। अभी अगर इनकम टैक्स एक्ट की बात करते हैं तो डेप्रिसिएशन जो है क्लेम करना मैंडेटरी होता है एसएससी के लिए। ठीक है, अगर उसके बैलेंस शीट में कोई भी एसेट्स हैं, ठीक है, कौन से एसेट्स वो देखेंगे हम। ठीक है, अगर आपकी बैलेंस शीट में एसेट्स हैं तो ऐसा आप उठ के नहीं बोल सकते कि मुझे डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करना है। इट इज मैंडेटरी, आपको डेप्रिसिएशन क्लेम करना ही पड़ेगा। और वैसे भी कौन छोड़ना चाहेगा? डेप्रिसिएशन आपकी पीएनएल में डेबिट होगा, आपके प्रॉफिट्स को कम ही तो कर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट से कि इनकम टैक्स, याद रखना आईटी एक्ट में खाली डब्ल्यूडीवी मेथड जो होता है ना वो ही यूजफुल होता है। ठीक है, उसी से आप अपना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो। मैम एसएलएम कुछ एक्सेप्शनल केसेस में ही होता है, पढ़ेंगे एसएलएम कब लगता है। ठीक है, देन 90% केसेस में आप क्या लगाओगे? डब्ल्यूडीवी मेथड लगाओगे। ठीक है, अभी डेप्रिसिएशन इंपोज होने के लिए, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं जो हमें इनकम टैक्स एक्ट बोलता है, वो की वही कंडीशन जब अपन अकाउंट्स में पढ़ते थे। ठीक है, यहां पे देखते हैं कंडीशंस फॉर क्लेमिंग डेप्रिसिएशन। इट सेज ओनरशिप ऑफ एसेट, मतलब आप उस एसेट के ओनर हो तभी आप क्या कर सकते हो, उस एसेट पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। assessee must be the owner of asset fully और partly owned। ठीक है, चाहे आप को ओनरशिप में हो या फुल्ली ओन करते हो एसेट को, एसेट आपका पूरी तरीके से क्या होना चाहिए? ओनरशिप बेसिस पे होना चाहिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट बोल रहा है रजिस्टर्ड ओनरशिप, मींस कागज हमारे नाम हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, थर्ड इट सेज हायर परचेज। क्या होता है हायर परचेज? इंस्टॉलमेंट्स में आप कोई भी चीज परचेज कर रहे हैं एंड जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट आप पे नहीं करेंगे आपको क्या नहीं मिलेगी? ओनरशिप नहीं मिलेगी। तो इस केस में क्या होता है, अगर आपने हायर परचेज पे मींस इंस्टॉलमेंट में कोई एसेट परचेज किया है, स्टिल यू कैन क्लेम डेप्रिसिएशन। ठीक है, टू क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, अभी यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अगर आपने बिल्डिंग आपने ली है, जो लैंड है वो लैंड लीज लैंड है। ठीक है, लैंड आपका नहीं है, लैंड लीज पे है, उस लैंड पे आपने बिल्डिंग बनाई है। तो ये क्या बोल रहा है? ओनरशिप ऑफ लैंड ऑन विच बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड इज नॉट नेसेसरी। अगर आपकी बिल्डिंग है, लैंड आपका नहीं है, चलेगा। ठीक है, बिल्डिंग तो आपकी है, आप उस पर क्या करो? डेप्रिसिएशन ले लो। मैम लैंड का क्या होगा? लगता ही नहीं है, करेक्ट। ठीक है, लैंड पे डेप्रिसिएशन लगता ही नहीं है, तो लैंड की हम बात ही नहीं करेंगे, बच जाता है हमारा बिल्डिंग। अभी बिल्डिंग पे हम डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर द ओनरशिप इज आर्स और नॉट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट ये बोल रहा है एसेट मस्ट बी यूज्ड बाय असेसी फॉर हिज बिजनेस और प्रोफेशन ड्यूरिंग रेलेवेंट प्रीवियस। क्या बोल रहा है ये? एसेट आपका पिछले साल में आपके बिजनेस के लिए यूज होना क्या है? जरूरी है। एक दिन भी यूज होगा तो चलेगा? चलेगा। ठीक है, इवन इफ द एसेट इज यूज्ड फॉर अ सिंगल डे, even if the asset is used for a single day during the year, full depreciation will be allowed except for first year use of asset। ऐसा क्यों बोला इसने except for first year? मतलब अगर आपने एसेट खरीदा, उस साल सिर्फ एक ही दिन यूज किया, तो क्या डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा? क्या बोल रहा है ये? सी, इनकम टैक्स में ऐसा होता है ओनली फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ परचेज। अगर आपने डेप्रिसिएशन परचेज किया है, वो सॉरी आपने एसेट परचेज किया है, उस एसेट पे, उस एसेट को आपने 180 डेज से ज्यादा प्रीवियस 180 डेज से ज्यादा मीन्स 6 मंथ्स अप्रोक्सीमेटली, 180 डेज से ज्यादा आपने यूज किया, आप उस साल पूरा डेप्रिसिएशन क्लेम करो।
बट अगर 180 डेज से कम है हाफ क्लेम कर सकते हो। पढ़ो यहाँ पे, even if the asset is used for a single day during the year, full depreciation shall be allowed except for the first year of use of asset। इसको देखते हैं, इससे पहले नेक्स्ट वाला पॉइंट पढ़ते हैं। use of asset in first year of asset must be used for at least 180 days to get full depreciation. If it is used for less than 180 days in first year, only 50% of the allowable depreciation can be claimed। आया समझ में? ऊपर उसको एक्सेप्शन में क्यों रखा था? ठीक है, ओके। अगर फर्स्ट ईयर है तो वो 180 डेज वाली चीज हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, लास्ट क्या बोल रहा है? यूज इंक्लूड्स पैसिव यूज ऑल्सो। क्या होता है पैसिव यूज? पैसिव यूज, सी आपने क्या किया, अपने बिजनेस के लिए एक मशीनरी लाई, ठीक है, वो मशीनरी लाके आपने आपके एरिया में रख रखी है, ठीक है, अभी भी यूज करना स्टार्ट नहीं करी है, दिस इज पैसिव यूज। एक्टिव यूज कब हो जाता है? जब आप वो मशीनरी यूज करना चालू कर देते हैं। ठीक है, तो अगर पैसिव यूज है स्टिल यू कैन क्लेम डेप्रीसिएशन। मींस असेट इज ready for use but not actually used during the previous year, still you can claim depreciation। clear? आया समझ में? ठीक है, दो कंडीशन पढ़ी हमने। क्या बोला हमने? पहली चीज आप ओनर होने चाहिए डेप्रीसिएशन क्लेम करने के लिए एसेट के। सेकंड, आपने एसेट को आपके बिजनेस के लिए यूज करना है, प्लस पैसिव यूज भी होगा तो भी चलेगा, सिंगल डे भी होगा तो भी चलेगा, एक्सेप्ट फॉर फर्स्ट ईयर ऑफ परचेज ऑफ एसेट। क्लियर? अदर पॉइंट्स में कह रहा है एसेट यूज पार्टली फॉर बिजनेस एंड पार्टली फॉर पर्सनल पर्पस, तो वही करेंगे जैसा यूनिवर्सल रूल है, प्रपोर्शनेट कर देंगे। ठीक है, बिजनेस के लिए जितना हो रहा है उतना ही डिप्रीसिएशन हम क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। ठीक है, ओके। अलाउएबिलिटी ऑफ डेप्रीसिएशन इन केस ऑफ लेटिंग ऑफ एसेट्स ऑन हायर। क्या होता है ये? एसेट्स को हायर पे आपने एसेट्स को, आपके एसेट्स को आपने क्या किया है? किसी को दे दिया है। ठीक है, अभी ये क्या बोल रहा है? इफ लेटिंग ऑफ एसेट्स ऑन हायर इज द बिजनेस ऑफ द असेसी, अगर आपका बिजनेस ही है एसेट्स को क्या करना? लेट आउट करना। ठीक है, तो उससे उस पे आप डेप्रीसिएशन सेक्शन 32 के अंदर क्लेम कर सकते। बट सेकंड पॉइंट में कह रहा है आपका बिजनेस नहीं है, ठीक है, आपका बिजनेस का पार्ट नहीं है, तो आप उस पर डेप्रीसिएशन क्लेम, बट वो बिजनेस हेड में नहीं आएगा। ठीक है, ओनली डिफरेंस, क्लेम आप दोनों पे कर सकते हो। अगर आपका बिजनेस है लेट आउट करने का तो आप सेक्शन 32 फॉलो करो, अगर आपका बिजनेस नहीं है लेट आउट करने का तो सेक्शन 57 अपन IFOS में देखेंगे। ठीक है, चिंता में लग रहे हो सब? ठीक है, नेक्स्ट इट सेज एसेट मस्ट फॉल अंडर द एलिजिबल क्लास ऑफ एसेट। एलिजिबल क्लास मतलब हमने हमेशा से देखा है एसेट्स दो तरीके के होते हैं, टैंजिबल एंड इनटैंजिबल। तो टैंजिबल में यहाँ पे क्या किया है? एसेट को हमने जैसे सेक्शन 30, 31 पढ़ा था, वहां पे कितने तरह के एसेट थे? 30 वॉज रिलेटिंग टू बिल्डिंग एंड 31 वॉज रिलेटिंग टू प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। तो हम यही देखेंगे कि हमारे टैंजिबल एसेट की जो कैटेगराइजेशन है वो इन चारों एसेट के ऊपर ही करी है। मैम इसके अलावा कोई पांचवा एसेट हो सकता है क्या? सोचो, हमने बिल्डिंग ले लिया, प्लांट मशीनरी ले लिया, फर्नीचर ले लिया, इसके अलावा कोई और एसेट हो सकता? होता तो लेते, हमारे दिमाग से आगे काम करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक है, तो टैंजिबल एसेट में ये चार कैटेगरी हो गई। ठीक है, अभी इनटैंजिबल में हमारे सारे इनटैंजिबल एसेट्स आ जाएंगे। ठीक है, पेटेंट, कॉपीराइट, नोन हाउ, लाइसेंस, ट्रेडमार्क, एनी अदर कमर्शियल राइट्स ऑफ सिमिलर नेचर। ठीक है, तो हमने 3 पॉइंट्स पढ़े। क्या थी कंडीशंस? डेप्रीसिएशन। क्या क्या पढ़ा सेक्शन 32 में अभी तक? पहली चीज तो डेप्रीसिएशन क्लेम मैंडेटरी है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमने देखा नहीं, उससे पहले एक और चीज देखी थी, इनकम टैक्स कौन सा मेथड प्रमोट करता है? WDV, SLM कुछ केसेस में हो जाएगा। ठीक है, देन हमने कंडीशंस पढ़ी थी, 3 कंडीशंस हैं। ठीक है, ओनरशिप होनी चाहिए एसेट की, पार्ट ओनरशिप चलेगी क्या? चलेगी। आपने हायर परचेज पे किया है, डेप्रीसिएशन मिलेगा क्या? मिल जाएगा मैम।
नेक्स्ट पॉइंट वाज, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है क्या? नहीं है, ठीक है, ये तो हो गया ओनरशिप का पार्ट। अभी आपके बिजनेस के लिए यूज होना चाहिए, एक दिन यूज करा तो चल जाएगा, एक्सेप्ट फर्स्ट ईयर ऑफ परचेज ऑफ एसेट। उसके बाद हमने देखा पैसिव यूज होगा तो चल जाएगा क्या? चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा थर्ड पॉइंट वाज एसेट मस्ट फॉल अंडर द एलिजिबल, मींस पहले ओनरशिप होनी चाहिए, सेकंड बिजनेस के लिए यूज होना चाहिए, थर्ड इन कैटेगरीज का एसेट होना चाहिए, तो ही उस पर डेप्रिसिएशन होगा। तो आपके बिजनेस के लिए आप क्या कर सकते हो? पीएनएल में डेबिट कर सकते हो। क्लियर, लॉजिकल, यहां तक कोई डाउट? ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट, अभी ब्लॉक ऑफ एसेट क्या बोलता है? हमने एसेट्स पढ़े, अभी देखे हमने, टैंजिबल होते हैं, इनटैंजिबल होते हैं। तो ब्लॉक ऑफ एसेट क्या करता है? ब्लॉक का मतलब क्या होता है? ग्रुप, ठीक है, कुछ इकट्ठा करना। तो ब्लॉक ऑफ एसेट का कंसेप्ट कहता है आप क्या करो, ऐसे एसेट्स जो सेम क्लास के हैं, सेम क्लास मतलब, ठीक है, अगर मशीनरी है तो वेरी गुड, अगर मशीनरी है तो मशीनरी में जाएगा, फर्नीचर है तो फर्नीचर में जाएगा, टैंजिबल के अंदर भी फर्दर डिवाइड करेंगे, और अगर इनटैंजिबल है तो उसके अंदर कौन सा वाला इंटैंजिबल, ऐसे आप सेम क्लास में उसको बाइफिकेट कर दो, सॉरी सेम क्लास के ग्रुप्स बना दीजिए आप, एंड देन जिन पे सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगता है। जैसे से फॉर एग्जांपल 10% अगर फर्नीचर पे लगता है तो फर्नीचर के सारे जितने भी आपके एसेट्स जो कि फर्नीचर नेचर के हैं उसके ऊपर क्या कर दो आप, उसका एक ग्रुप बना दो, उस पे 10% डेप्रिसिएशन निकाल दो, अपने पीएनएल में डेबिट कर दो, ठीक है। तो ये फर्स्ट चीज कह रहा है, ब्लॉक ऑफ एसेट्स के अंदर हम क्या करते हैं, क्या होना चाहिए? सेम क्लास होना चाहिए, सेम रेट होना चाहिए डेप्रिसिएशन का। ऐसे सारे एसेट्स का पहले तो ग्रुप बना लो, बंडल, दैट इज कॉल्ड ग्रुप ऑफ एसेट्स, ठीक है। पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल फॉर्मिंग ब्लॉक ऑफ एसेट, इट से बिल्डिंग, अभी बिल्डिंग के अंदर क्या क्या आता है? आपके रोड्स आ जाएंगे, ब्रिजेस आ जाएंगे, ट्यूबवेल अटैच टू द बिल्डिंग ऑफ फॉर्मिंग, मीन्स अगर बिल्डिंग से कनेक्टेड कोई भी चीज है तो वो भी किसके अंदर आ जाएगी? बिल्डिंग के अंदर आ जाएगी, राइट। मशीनरी एसेट विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, प्रोसेसिंग, ठीक है, आपका कोई बिजनेस है उससे रिलेटेड आप मशीनरी यूज कर रहे हो और डायरेक्टली कनेक्टेड है तो आपकी मशीनरी की कैटेगरी में आ जाएगी। नेक्स्ट इट सेज फर्नीचर एसेट यूज्ड फॉर कन्वीनियंस एंड डेकोरेशन, मीन्स अगर आपने आपके बिजनेस के लिए कोई भी डेकोरेटिव आइटम लिया है वो फर्नीचर की कैटेगरी में आ जाएगा। कन्वीनियंस मीन्स अगर आपका ऑफिस है वहां पे आपने कोई काउच रख रखा है फॉर द क्लाइंट्स टू कम एंड सिट, तो वो कहां पर आ जाएगा? फर्नीचर की कैटेगरी में आ जाएगा। ऐसे ही प्लांट हो गया, एनी एसेट नॉट फॉलिंग अंडर एनी अदर क्लासिफिकेशन बट विच वॉज असेंशियल टू कैरी आउट बिजनेस, मीन्स अभी तक मशीनरी में नहीं गया, हमारा फर्नीचर में नहीं गया, बिल्डिंग में नहीं गया, प्लांट में डाल दो। यहां से स्पेसिफिकली इन्होंने क्या एक्सक्लूड किया है, इंक्लूड किया है, कुछ पॉइंट्स पढ़ो। इंक्लूड क्या है? शिप्स, व्हीकल्स, बुक्स, साइंटिफिक अपैरेटस, सर्जिकल यूज फॉर बिजनेस, मीन्स जितने भी सर्जन होते हैं उनको जो इक्विपमेंट्स लगते हैं, ठीक है, जो भी जैसे स्टेथोस्कोप हो गया, डॉक्टर्स को जो जो चीजें यूज होती हैं तो वो कहाँ आ जाएंगी? प्लांट। अगर कोई डॉक्टर का क्लिनिक है तो उसको जितने भी अपैरेटस यूज होते हैं उसके, ठीक है, सर्जरी के काम के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो सारी चीजें आपका प्लांट एंड मशीनरी में आ जाएंगे, ठीक है। एक्सक्लूड क्या कर रहा है ये पढ़ो। टी, बुशेस, लाइफ स्टॉक एक्सेट्रा, एनिमल, ह्यूमन बॉडी और स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। बिल्डिंग्स प्लांट एंड मशीनरी में नहीं आएगी, वो हमें भी पता था क्योंकि वो तो बिल्डिंग्स में आएगी, ठीक है, स्टूपिड पर्सन। ओके, हाउएवर theaters building, hospital building and hotel building, though specially equipped for business, are still building and cannot be treated as plant. Note, any asset ineligible for depreciation, land या personal asset, will not form part of any block. While calculating depreciation on building, cost of land is to be excluded. Land पे depreciation नहीं लगता है, अगर बिल्डिंग का पार्ट है तो लैंड का क्या करो? कॉस्ट माइनस कर दो, रिमेनिंग अमाउंट पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर दो, पीएनएल में डेबिट कर लो, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? ब्लॉक ऑफ एसेट में ऐसे एसेट जो क्या है? सेम क्लास के हैं, सेम रेट के हैं। कौन कौन सी क्लासेस हो सकती हैं? बिल्डिंग,
प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ठीक है, ये 4 हो गए। ओके, देन अब आते हैं रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन पे, ठीक है। थोड़ा अगर सो भी रहे हो तो थोड़ी देर के लिए जाग जाओ, ठीक है, फाइनल तक काम आएगा और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एमसीक्यू के लिए। कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पे अलग अलग ब्लॉक्स दिए हुए हैं, कितने ब्लॉक्स में क्या रेट ऑफ डेप्रिसिएशन था। पढ़ते हैं, पहले हम उठाते हैं बिल्डिंग, ठीक है। आपके बिल्डिंग, आपकी कोई बिल्डिंग है जिसमें हम पहले पढ़ रहे हैं ब्लॉक 1, और वो बिल्डिंग आप किस लिए यूज कर रहे हो, आपके पर्सनल रेसिडेंस पर्पस के लिए आप यूज कर रहे हो, जिसमें इसने होटल्स और बोर्डिंग हाउसेस को माइनस कर दिया है, ठीक है। हॉस्टल्स वगैरह भी होंगे तो यहाँ से एक्सक्लूड हो जाएंगे। मीन्स आप अपने रेसिडेंशियल पर्पस के लिए कर रहे हो तो उस पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है, 5%। ऐसे याद करो, जब हमने टैंजिबल एसेट को पढ़ना स्टार्ट किया था तो फर्स्ट एसेट था हमारा बिल्डिंग, ठीक है। तो हमने बिल्डिंग को ही उठा लिया। बिल्डिंग में अभी 4 पार्ट्स हैं, तो फर्स्ट पार्ट है बिल्डिंग, तो हम स्टार्ट करेंगे हमारी खुद की प्रॉपर्टी, तो है तो सबसे कम से स्टार्ट हो रही है 5। देन सेकंड कैटेगरी में रेट डबल हो जाएगी, ठीक है। देन थर्ड में जो डबल हुआ है उसका 4 टाइम्स हो जाएगा, याद करने का तरीका, ठीक है। सेकंड ब्लॉक कह रहा है buildings which are not used mainly for residential purpose and not covered by block 1 above and block 3 below। सी, ये क्या बोल रहा है, जो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज नहीं हो रही है। फर्स्ट ब्लॉक में हमने रेसिडेंशियल पर्पस लिया तो फर्स्ट ब्लॉक के लिए यूज नहीं हो रही है, और थर्ड ब्लॉक के लिए कह रहा है बिल्डिंग्स यूज्ड फॉर इंस्टॉलिंग प्लांट एंड मशीनरी ऑफ वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, इट शुड बी यूज फॉर बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी आपने कोई भी बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, क्या हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, क्या बोल रहा है ये कि आपने कोई भी बिल्डिंग को यूज करा है प्लांट एंड मशीनरी उसमें इंस्टॉल करने के लिए, तो वो हमारी थर्ड कैटेगरी हो गई। फर्स्ट कैटेगरी रेसिडेंशियल हो गई, तो सेकंड कैटेगरी में फर्स्ट और थर्ड कैटेगरी माइनस कर दो, तो क्या क्या बच गया मैम, ऑफिस बच गया, फैक्ट्री, गोडाउन्स एंड अदर बिल्डिंग। तो फर्स्ट रेसिडेंशियल है 5%, सेकंड रिमेनिंग, अपन ऐसा अगर जब भी रिवाइज करेंगे हम कहेंगे रिमेनिंग कैटेगरी इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 10%। थर्ड हो जाएगा हमारा बिल्डिंग है जिसमें हमने प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करनी है, मल्टीप्लाई बाय 4, इट इज 40%। एंड लास्ट हो जाएगा टेम्पररी इरेक्शंस। क्या होता है टेम्पररी इरेक्शंस, सी, अभी एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है, ठीक है, उस बिल्डिंग के अंदर 20 फ्लोर कंस्ट्रक्ट होने हैं, ठीक है। अभी जिस भी साइट पे काम चल रहा है वहां पे हमने एक टेम्पररी स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। वो टेम्पररी स्ट्रक्चर हमने इसलिए बनाया कि बिल्डिंग में लगने के लिए जो भी सीमेंट होगा, ठीक है, जो भी सैंड होगी उसको स्टोर करने के लिए, बाहर थोड़ी रख सकते हैं, ठीक है, उसको स्टोर करने के लिए हमने कोई टेम्पररी स्ट्रक्चर बनाया जहां पे वर्कर्स के सारे इक्विपमेंट्स वगैरह भी पड़े हैं। तो वो टेम्पररी स्ट्रक्चर जब बिल्डिंग पूरी बन जाएगी तो डिमोलिश हो जाएगा, ठीक है। तो जब तक वो टेम्पररी स्ट्रक्चर आपने बनाया है आप उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम कीजिए, आप उस पर 40% से डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। बिल्डिंग में हमने 4 कैटेगरीज पढ़ी, क्या था, रेसिडेंशियल है 5%, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो सेकंड कौन सी हो गई हमारी, रिमेनिंग कैटेगरी। थर्ड हो गया हमारा बिल्डिंग है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 4, 40%। एंड लास्ट वाज टेम्पररी स्ट्रक्चर्स जो कि क्या हो जाएगा अगेन 40%। इजी, ओके। फर्नीचर स्ट्रेट अवे 10%, बहुत सीधा बच्चा है, सीधा 10%, ठीक है, इसमें कोई कैटेगरी नहीं है, ठीक है। बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझेंगे, ठीक है। फर्स्ट बोल रहा है ये ब्लॉक 1 प्लांट एंड मशीनरी में टोटल कितने ब्लॉक्स हैं, 14 ब्लॉक्स हैं, ठीक है। चलो प्लांट एंड मशीनरी थोड़ा बड़ा है, इससे पहले इसके नीचे आ जाओ, शिप्स पे आ जाओ, ठीक है। शिप्स क्या बोल रहा है, कोई भी ओशियन गोइंग शिप्स है, वेरी फनी, ओशियन में तो जाएगा शिप, ठीक है, 20%। कोई भी शिप किसी भी कैटेगरी का होगा वो किस रेट से टैक्सेबल होगा, 20%। अभी आप ओशन गोइंग शिप बोलो, नाम चेंज करने से क्या होता है, वेसल बोलो, ऑर्डिनरी ऑपरेटिंग ऑन इनलैंड वाटर्स, मतलब समझ में आ रहा है आपको कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास दिमाग तो है बट पूरा नहीं है, ठीक है। बाइफिकेट किया है, रेट चेंज ही नहीं करी, तो बाइफिकेट ही क्यों किया, ठीक है।
अभी स्पीड बोट्स ऑपरेटिंग ऑन इनलैंड वाटर्स, कंप्लीटली तीनों की केस में क्या है 20%, 20%, 20%. देन आ जाएगा हमारा इंटेंजिबल एसेट विच इज 25%. वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन. इंटेंजिबल एसेट बहुत बार टेस्ट करते हैं आपको, ठीक है, भूल जाते हैं बच्चे. ओके, चार पढ़ लिया हमने. बिल्डिंग पढ़ लिया, फर्नीचर पढ़ लिया, शिप्स पढ़ लिया, इंटेंजिबल. बिल्डिंग के अंदर चार कैटेगरी थी, 5, 10, 40, 40. फर्नीचर 10 हो जाएगा, शिप्स 20 हो जाएगा, इंटेंजिबल 25. याद हो गया? ठीक है. अब आ जाओ प्लांट एंड मशीनरी. इजी है, ठीक है. इसमें भी हम कैटेगरीज डिवाइड कर लेंगे, 2-3 तरह की रेट्स हैं, अभी हो जाएगा. प्लांट एंड मशीनरी में क्या कह रहा है, ब्लॉक 1 पे आते हैं. ब्लॉक 1 चल रहा है मोटर कार्स, ठीक है. ऐसी कार्स एक्सेप्ट कार्स यूज्ड इन बिजनेस ऑफ रनिंग देन ऑन हायर acquired during the period from 23 August 2019 to 31st March 2020 and put to use on or before 31st March 2020. मान के चलो 23 अगस्त से कोई कार आपने एक्वायर करी है, ठीक है, और आपने उसको पुट टू यूज भी इस साल के खत्म होने से पहले करना है. ये साल कब खत्म होगा? 31 मार्च 2021. सॉरी, यहाँ पे 21 होना चाहिए, मिस्टेक, ठीक है. तो ये क्या बोल रहा है, ऐसी मोटर कार जो आपके बिजनेस के लिए यूज नहीं हो रही है. मींस आप कौन सा बिजनेस कर रहे हो, आप कार्स खरीदते हो, देन उनको क्या कर रहे हो, हायर पे, मतलब किराए पे चलाते हो. जूम कार एग्जांपल सुना है, ठीक है. ओला हो गई, जूम कार हो गई. जूम कार स्पेशली ओला नहीं होगा, ओला सर्विस प्रोवाइड करता है. जूम कार क्या कहता है, आओ कार लेके जाओ, पैसे दो, चलाओ, ठीक है. ओके, तो एक्सेप्ट कार्स यूज इन द बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर, और ऐसी मोटर कार्स जो हायर के लिए नहीं यूज हो रही हैं, जो आप किसी को लेट नहीं कर रहे हो यूज करने के लिए, और वो कार आपने एक्वायर करी है अगस्त 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच में, तो आपको क्या हो जाएगा, रेट कितना है 30%. बट अभी नीचे क्या बोल रहा है, ब्लॉक 1 में ही सेकेंड पार्ट बोल रहा है, मोटर कार अदर देन दोज मेंशन अबव, अदर देन दोज जो हायर के लिए यूज हो रही हैं. मीन्स आपने कार परचेज करी और आप क्या कर रहे हो, किसी को चलाने के लिए दे रहे हो, और ये आपका क्या है, बिजनेस है. तो उस केस में आप क्या कर दोगे, रेट आपकी हो जाएगी 15%. क्लियर, समझ में आया? फर्स्ट में कह रहा है मोटर का जो आप किसी को लेट नहीं कर रहे हो और आपने एक्वायर करी है अगस्त से मार्च के बीच में, 30%. अभी ऊपर वाली कैटेगरी नहीं है, नीचे आप क्या कर रहे हो, लेट कर रहे हो, लेट आउट कर रहे हो ऑन हायर, तो आपका हो जाएगा 15%. ठीक, ओके. अभी नेक्स्ट बोल रहा है मोटर बसेस, लॉरीज एंड टैक्सीज यूज इन द बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर एक्वायर्ड ड्यूरिंग द पीरियड एंड पुट टू यूज. ऊपर क्या बोल रहा है, अभी नीचे कंडीशन चेंज कर दी इन्होंने. क्या बोल रहा है नीचे, ये क्या कह रहा है, आपने ये सारी चीजें, कौन सी चीजें, मोटर बसेस हो गई, लॉरीज हो गई, टैक्सीज हो गई, आप अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो. उल्टा है ऊपर का, ऊपर बिजनेस के लिए अपन ने एक्सक्लूड किया था, ठीक है, अभी, और आप उसको कब एक्वायर कर रहे हो, सेम डेट. ये अमेंडमेंट है, ठीक है, क्योंकि करंट ईयर की डेट्स हैं. तो ये 23rd 2019 से 31st मार्च 2020 एंड पुट टू यूज ऑन और बिफोर. वेट अ मिनट, ऊपर वो 21 नहीं होगा, 20 रहेगा, क्योंकि 19 से 20 चल रहा है, ठीक है. ओके, तो यहाँ पे आपने आपके बिजनेस के लिए ये एसेट्स परचेज किए. एसेट्स कौन से, नाम याद रखना है, ठीक है, अमेंडमेंट है, एमसीक्यू में आ सकता है. क्या बोल रहा है, मोटर बसेस हैं, लॉरीज हैं, टैक्सीज हैं, ठीक है, आपने एक्वायर किए अगस्त से मार्च के इसमें, तो उसकी रेट क्या हो जाएगी 45. और नीचे मोटर बसेस, लॉरीज एंड टैक्सीज नॉट कवर्ड अबव 30%. क्लियर? 2 केसेस करे हमने, कौन रिवाइज करवाएगा, उठो थोड़ी देर, लास्ट है ये टेबल ही, लास्ट है, इसके आगे नहीं पढ़ेंगे आज. बोलो, चालू. किस लिए यूज हो रही है, हाँ, नहीं, कंफ्यूज हो गए आप. सुनो सुनो, लिसन टू मी. नहीं, सुनो, आपने मोटर कार ली है और आप उसको हायर पे नहीं दे रहे हो, आपका बिजनेस नहीं है, आप खुद के लिए यूज कर रहे हो, ठीक है, और आपने एक्वायर करी है अगस्त 2019 से 31 मार्च 20 के बीच में, तो उस केस में रेट हो जाएगी 30%.
बट नीचे ब्लॉक 1 के अंदर था कि आपने उसको बिजनेस के लिए लेट आउट कर दिया है, ठीक है, बिजनेस बिजनेस है आपका कि आप खरीद के, तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि जूम कार का एग्जाम्पल, वो ओला से कंफ्यूज हो गए, ओला वाला एग्जाम्पल यहाँ पे फिट नहीं हो, ठीक है, ओके। देन हमने देखा था मोटर, बसेस, लॉरीज एंड टैक्सीज, ठीक है, आपका बिजनेस है खरीद के उनको हायर करना, ठीक है, रेंट पे देना, चलाने के लिए देना, और आपने एक्वायर करा है 2019 अगस्त से 31 मार्च 20 तक, तो क्या हो जाएगा 45%। अदर कैटेगरी मीन्स अब क्या करो, आप लेट आउट नहीं करो, खुद के लिए है तो 30%। क्लियर? ओके, अब सारे नीचे वन वन लाइन के, इजी, जल्दी हो जाएंगे। देखो, मोल्ड्स यूज इन रबर एंड प्लास्टिक गुड्स फैक्ट्री, मीन्स अगर ऐसी कोई फैक्ट्री जहां पे मोल्ड्स यूज होते हैं, ठीक है, तो वो मोल्ड्स पे क्या रेट है 30। मोल्ड का कोई रीसेंट एग्जाम्पल दे सकता है? पिनाटा केक्स के बारे में सुना है, उसमें मोल्ड्स यूज होते हैं। सपोज ऐसी कोई बिल्डिंग, ऐसी कोई फैक्ट्री है, ठीक है, जो क्या कर रही है, मोल्ड्स बना रही है, तो वो मोल्ड्स पे कितना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगेगा 30%। पिनाटा केक बनने के लिए वो शेल बनता है उसका, रबर शेल, दैट इज मोल्ड, ठीक है, ओके। एरोप्लेन्स, एरो इंजन, इस पे 40% आ जाएगा। अभी देखो, इसके बाद कह रहा है पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, अभी पॉल्यूशन चाहे आप एयर का कंट्रोल कर रहे हो या वाटर का, सॉलिड वेस्ट कंट्रोल इक्विपमेंट 40%, ठीक है। ये कोई, या तो इसका पिक्चर ले लो, रिवाइज करेंगे इसको कल आते ही, ठीक है, नोट्स आपको मंडे तक मिलेंगे, इसलिए कोई एक जना ले लो, ग्रुप में सेंड कर देना। ये ले लो फर्स्ट पिक्चर। क्या, रुको, कहां तक पढ़ा एक बार रिवाइज करते हैं, रुको।
मोटर कार्स कितना था बोलो, जो लोग सो रहे हैं अब वो बोले। रेड कितना? 30%। कौन सा वाला? फर्स्ट वाला। अगर हायर लेट आउट किया है मतलब आपका बिजनेस है 15%। सेकंड था मोटर बसेस, लॉरीज, टैक्सीज, आपने बिजनेस के लिए यूज किया है 45। अदर केस है तो 30%। थर्ड था हमारा पिनाटा केक मोल्ड्स 30%। देन 30 के बाद दो है 40, ठीक है। एरोप्लेन्स, एरो इंजन 40% एंड देन पॉल्यूशन कंट्रोल 40। देन है एक 30 डॉक्टर्स के, करेक्ट। प्लांट एंड मशीनरी यूज इन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड सर्किट्स, आईसीएस के लिए जो भी चीजें यूज हो रही हैं वो जाएगा 30। देन उसके बाद लाइफ सेविंग मेडिकल इक्विपमेंट्स हो जाएंगे आपके 40। प्लांट एंड मशीनरी आपने यूज करी है वाटर सप्लाई के लिए 40, ऑयल वेल्स 40। सिंक बैठ रहा है, फर्स्ट और टू याद हो जाएंगे। देन 30 40 40, देन 30 40 40 40, ठीक है। 10 9 तक आ गए, इसके बाद सिर्फ 5 और है, ठीक है। ये बोल रहा है आपने कोई भी रिन्यूएबल एनर्जी सेविंग डिवाइसेस हैं, ठीक है, जैसे कि विंडमिल या एनी स्पेशली डिजाइन डिवाइसेस विच रन ऑन विंडमिल्स। तो ये कह रहा है इंक्लूडिंग एनी स्पेशल डिवाइसेस इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिक जनरेटर पंप्स रनिंग ऑन विंड एनर्जी। इन शॉर्ट आपने ऐसी डिवाइस यूज किया है जिससे एनर्जी को आप क्या कर रहे हो, रिन्यू कर रहे हो, सेव कर रहे हो। तो ये बोल रहा है और इंस्टॉल किया है आपने 1/4/2014 के बाद, ठीक है। 40%, तो हमारा 30 के बाद 40 40 40 अगेन 40, ठीक है। विंड मिल्स में फर्स्ट कैटेगरी 40। सेकंड कह रहा है, ठीक है, उससे पहले है तो 15%, ठीक है। कट ऑफ डेट याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद हो गया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 40। बुक्स एनुअल सब्सक्रिप्शंस जो हैं 40। अगेन बुक्स ओन बाय असेसी कैरिंग ऑन बिजनेस ऑफ रनिंग लाइब्रेरीज 40 एंड एनी अदर प्लांट एंड मशीनरी। मींस बुक्स हो गया, चाहे आप लाइब्रेरी का बिजनेस कर रहे हो या बुक्स हैं जो एनुअल पब्लिकेशंस हैं, मींस कोई राइटर है उनके जो भी बुक्स होंगे 40% डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 40 और कुछ भी बच गया तो 15%। मीन स्टैंडर्ड रेट प्लांट मशीनरी का क्या हो जाएगा 15%। और ये कैटेगरीज हैं तो ये रेट हो जाएंगे। एक बार सारा रिवाइज करें, करेंगे। डेप्रिसिएशन के अंदर क्या था, रेसिडेंशियल कितना हो जाता है 5%, सेकंड में मल्टीप्लाई कर देंगे, रिमेनिंग कैटेगरी 10%। थर्ड था 40 था क्या, इंस्टॉल प्लांट एंड मशीनरी आपने बिल्डिंग में इंस्टॉल करनी है, दैट केस 40। एंड लास्ट था आपका टेम्पररी स्ट्रक्चर्स, फर्नीचर हमारा सिंपल सा था 10%। देन शिप्स पे आए थे सारे शिप्स 20%, इंटेंजिबल एसेट 25%। प्लांट एंड मशीनरी में लास्ट से स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड रेट था 15%, उससे ऊपर आ जाओ बुक्स है या 40, या बुक्स तुम्हारा सब्सक्रिप्शन वाले हैं 40। अगेन कंप्यूटर पे आ जाओ 40। विंडमिल्स हैं कट ऑफ डेट के बाद वाले 40%, कट ऑफ डेट से पहले वाले 15%। 340 है देन 30 आएगा। 340 में ऑयल वेल्स, ठीक है, डॉक्टर वाला और है ना वाटर सप्लाई के लिए जो भी इक्विपमेंट्स हो रहे हैं कितना 40%। 30% किस में था, आईसीएस में, ठीक है, उसके अंदर 30। देन अगेन दो 40 थे, पॉल्यूशन कंट्रोल चाहे वो एयर हो या वाटर हो, उससे ऊपर एक और एरोप्लेन्स, एरो इंजन। देन एक 30 था मोल्ड्स, ठीक है, पिनाटा के एग्जाम्पल। देन फर्स्ट और टू वही मोटर कार लॉरीज 45 15, 15 था 30 30 45 30। एंड देन फर्स्ट में हमारा था मोटर कार्स वाला जो था वो आपका क्या हो जाएगा 13 एंड 15, ठीक है। याद हो गया, हो गया, इजी था, ओके। 10 मिनट्स मोर, लास्ट टॉपिक डेप्रीसिएशन पूरा खत्म हो जाएगा, नहीं तो सेक्शन आधा रह जाएगा। 10 मिनट्स 2:20 हो रहा है, कंप्लीट करवा दो, 3 सेक्शंस कंप्लीट हो जाएंगे। 10 मिनट्स गाइस प्लीज। इंक्रीज रेट ऑफ, अभी तक हमने रेट ऑफ डेप्रीसिएशन पढ़ा गाइस, सुनो,
इंक्रीज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर सर्टेन एसेट रूल 5(2). एक बार पढ़ना है, पढ़ के याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो भी ठीक है, देख लेते हैं। न्यू प्लांट एंड मशीनरी आपने इंस्टॉल करी है टू मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस एनी आर्टिकल और थिंग बाय यूजिंग एनी टेक्नोलॉजी और अदर नोन हाउ डेवलप्ड इन। मगर आप क्या बोल रहा है ये, अगर आपने कोई भी प्लांट एंड मशीनरी, नई प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करी है आपने किसी मैन्युफैक्चरिंग जगह पे, जहां पे क्या हो रहा है, नई चीजें बनाई जा रही है, प्लांट एंड मशीनरी भी नई है और वहां पे मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है, ठीक है। और आपने क्या यूज किया है, कोई लेबोरेटरी यूज करी है जिसको आपने क्या, गवर्नमेंट फाइनेंस करती है, या कोई लेबोरेटरी जो पब्लिक सेक्टर कंपनी ने ओन कर रखी है, या कोई भी यूनिवर्सिटी जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है, उस केस में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 40% हो जाएगी। 4 चीजें ध्यान रखनी है। प्लांट एंड मशीनरी नहीं है, फर्स्ट आप किस जगह पे इंस्टॉल कर रहे हो, जहां पे कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कहां पे, कोई लेबोरेटरी जो गवर्नमेंट फाइनेंस करती है, या कोई लेबोरेटरी जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज की है, या लास्ट में क्या बोला, जहां पे कोई यूनिवर्सिटी विच इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर अंडरटेकिंग दैट, ठीक है। तो वहां पे रेट में 40% हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। ये हो गया लास्ट 5 मिनट्स मैक्सिमम। अभी हम क्या कर रहे थे, नॉर्मल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है। नॉर्मल डेप्रिसिएशन ओनरशिप होनी चाहिए, बिजनेस के लिए यूज होना चाहिए, क्लास ऑफ एसेट्स में होना चाहिए, देन हमने ब्लॉक ऑफ एसेट्स देखा, ब्लॉक ऑफ एसेट्स में पूरा चार्ट पढ़ा। अब हमारे एडिशनल डेप्रिसिएशन पे। एडिशनल डेप्रिसिएशन यूजुअली कब मिलता है, जब आपका जो बिजनेस है ना, आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो, अगर आप ट्रेडिंग हो, मींस खरीद के बेच रहे हो, आपके ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। बट अगर आप क्या कर रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो कोई भी आर्टिकल को, कोई भी गुड को, कोई भी थिंग को, मतलब फर्स्ट कंडीशन हो गई मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के ऊपर ही क्या लगता है, एडिशनल डेप्रिसिएशन। से फॉर एग्जांपल मिस्टर टेक्सटाइल का, वो क्या करते हैं, रॉ सिल्क लाते हैं, सिल्क से थ्रेड बनाते हैं, कौन सी कैटेगरी हो गई, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। एंड सेकंड उन्होंने स्पेसिफिकली वो सेक्टर बोल दिया है जो इंगेज्ड है पावर जनरेशन में, मींस ऐसी कंपनीज जो बिजली दी हैं और बना के क्या कर रही हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, जनरेशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, ठीक है। तो 2 कैटेगरी हो गई, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज, सेकंड पावर जनरेटिंग एंटिटीज। तो इनके केस में क्या होगा, आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा, एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है। सेकंड, एडिशनल डेप्रिसिएशन क्या होता है, आप 20% एडिशनल, अभी एडिशनल डेप्रिसिएशन 2 कैटेगरीज हमने पढ़ ली, पर किस एसेट पे मिलेगा, सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी पे मिलेगा, जो कि आपने क्या करी है, इंस्टॉल करी है, कट ऑफ डेट 2015, ठीक है, 31 मार्च 2015। मैम ये डेट याद रखनी है, 2005, ये डेट याद रखनी है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में देगा, अगर आपकी कोई प्लांट एंड मशीनरी ऐसे बोल दिया कि वो 2005 से पहले की थी, कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए रेट याद रहनी चाहिए। एक और कट ऑफ डेट कहां पड़ी थी हमने, विंड मिल्स में, 2014, ठीक है, ओके। अभी एडिशनल डेप्रिसिएशन का रेट है, ठीक है, 20%। 20% आप डेप्रिसिएशन एडिशनली क्लेम कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल आपने कोई न्यू प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करी, 2005 के बाद करी, आप मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी का कितना लगता है, स्टैंडर्ड 15%, ठीक है। बट आपने सिंस नई प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करी है, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी हो आप, तो आप एडिशनल डेप्रिसिएशन और 20% ले सकते हो, तो टोटल कितना हो गया, 35% हो गया, ठीक है। अभी प्लांट एंड मशीनरी जो होती है वो नई कब होगी, ठीक है, वो नई तब होगी जब वो शिप्स या एयरक्राफ्ट है उसको स्पेसिफिकली माइनस कर दिया है, ठीक है। अगर आपने कोई भी आपके मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के लिए शिप या एयरक्राफ्ट लिया है, वो हमारी प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन से बाहर है, क्योंकि हमने प्लांट एंड मशीनरी में इंक्लूड किया हुआ था, बट नई प्लांट एंड मशीनरी में वो बाहर है। याद है हमने जब ऊपर प्लांट पढ़ा था तो हमने वहां पे कुछ इंक्लूजन्स कुछ एक्सक्लूजन्स किए थे, तो प्लांट के अंदर शिप आ रहा था यहाँ पे, बट एडिशनल डेप्रिसिएशन किस पे लगता है, न्यू प्लांट एंड मशीनरी पे लगता है। तो न्यू प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन से शिप्स और एयरक्राफ्ट बाहर है, ठीक है। कोई सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी हो गई। थर्ड, प्लांट एंड मशीनरी अगर आपने किसी ऑफिस में, रेसिडेंशियल हाउस में या गेस्ट हाउस में लगा रखी है, मीन्स लगा रखी है, तो वो वैसे भी सेकेंड हैंड हो गई।
थर्ड हो जाएगा आपने कोई ऑफिस अप्लायंसेज है, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, वो भी बाहर है। एंड लास्ट जिनके एक्चुअल कॉस्ट पे आपने डिडक्शन ले रखा हो। अगेन हमने कल 35 एडी लिया था, ठीक है, उसमें हमने कोई प्लांट एंड मशीनरी ली, उसको उस प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट करने से हमें 35 एडी क्या दे रहा था, डिडक्शन दे रहा था, ठीक है, वो खर्चा आपका अलाउ कर रहा था। बट अगर ऐसा कोई प्लांट एंड मशीनरी है जिसकी पूरी कॉस्ट पे आपने खर्चा अलाउ कर रखा है, तो वो हमारी न्यू प्लांट एंड मशीनरी की कैटेगरी से बाहर है। क्विकली बोलो 5। शिप्स और एयरक्राफ्ट, ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड ऑफिस में, रेसिडेंशियल में और आपके गेस्ट हाउस में, आपके ऑफिस में कोई भी अप्लायंसेज है वो भी बाहर हैं। एंड लास्टली जिसके एक्चुअल कॉस्ट को आपने पूरा क्या ले रखा है, डिडक्शन ले रखा है, ठीक है। तो ये हमने देखा रेट। अब ये 3 चीजें रेट में आ जाएगी। रेट बोलता है अगर आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी, नई प्लांट एंड मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी या पावर जनरेटिंग एंटिटी ने ली है और वो कहाँ ली है, बैकवर्ड एरिया में ली है। तो बैकवर्ड एरिया कौन कौन से हैं, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश एंड बिहार। और ली कब है, 1 अप्रैल 2015 से लेके 31 मार्च 2020 के बीच में। तो आपका रेट ऑफ डेप्रीसिएशन पहले तो एडिशनल क्या था 20%, बट अगर ये कैटेगरी है तो 35% हो जाएगा। मींस आप हो, मतलब आप एलिजिबल हो। एलिजिबल कब हो गए, या तो आप पावर जनरेट कर रहे हो या आप मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी हो, ठीक है। बट आप मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी अगर इन 4 एरिया में हो तो आपकी रेट 20 से बढ़ के 35% हो जाएगी। क्लियर। और कट ऑफ डेट याद रखनी है 2015 से 2020 के बीच में। नीचे कह रहा है अंडरटेकिंग सेटअप इन बैकवर्ड एरिया। अभी देखो 31 मार्च 20 एक डेट ली, उसके बाद करते हो तो 35% नहीं मिलेगी। मींस अगर आपने 1 अप्रैल 20 के बाद से कोई इंस्टॉल करी है, चाहे अब वो बैकवर्ड एरिया में हो, 20% ही होगी। और नीचे जो कह रहा है वो यही चीज कह रहा है कि अदर देन 4 केसेस अब, मतलब रिपीटेटिव ही है, ठीक है। क्लियर यहां तक? क्लियर यहां तक? कोई डाउट? अभी वही चीज हो जाएगी, एसेट अगर आपका 180 डेज से कम में यूज हुआ है तो जैसे भी 50% हमारा नॉर्मल जा रहा था, तो यहाँ पे एडिशनल डेप्रीसिएशन के केस में भी हो जाएगा। फर्स्ट ईयर में आपका क्या रेट ऑफ डेप्रीसिएशन क्या हो जाएगा, 50% का तो या तो 10% हो जाएगा जब 20% एप्लीकेबल है। अगर 35% एप्लीकेबल है तो वो आधा हो जाएगा, कितना, 17.5%। 50% अभी एडिशनल डेप्रीसिएशन जिस साल आपने एसेट लगाया 180 डेज से कम में यूज किया, तो 50% आप इस साल ले सकते हो, 50% आप नेक्स्ट ईयर में ले सकते हो। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। एडिशनल डेप्रीसिएशन क्लियर। नॉर्मल डेप्रीसिएशन के लिए वो कह रहा था आप 50% ही ले सकते हो फर्स्ट ईयर में अगर आपने 180 डेज से कम में यूज किया है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर तो वैसे 180 डेज से ज्यादा हो जाएगा तो पूरा हो जाएगा, उस केस में आप लास्ट ईयर का आधा ही लोगे, बट एडिशनल में आप ले सकते हो। क्लियर? ओके। Additional depreciation will be over and above normal depreciation allowed. It should be reduced from WDV of the asset. Circular number ये क्या बोल रहा है, printing or printing and publishing amounts to manufacture and thus an assessee engaged in the business is eligible for additional depreciation. एक सर्कुलर निकाला था जिससे क्लैरिफाई किया था कोई भी पर्सन, जैसे न्यूज़पेपर एजेंसीज होती हैं, दैनिक भास्कर, ठीक है, तो ये एजेंसीज को मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी की कैटेगरी में डाला गया है। और सिंस आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, मीन्स आप अखबार बना रहे हो, ठीक है, तो आप क्या हो, एडिशनल डेप्रीसिएशन के लिए एलिजिबल हो। एडिशनल डेप्रीसिएशन इज नॉट अवेलेबल टू पावर जनरेटिंग असेसी हु क्लेम्स डेप्रीसिएशन ऑन एसएलएम बेसिस, ठीक है। अभी कोई अपन ने ऊपर 2 कैटेगरी देखी थी, क्या थी, मैन्युफैक्चरिंग और पावर जनरेटिंग। अभी पावर जनरेटिंग अगर एसएलएम बेसिस पे डब्ल्यूडीवी डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करती है तो एडिशनल डेप्रीसिएशन नहीं मिलेगा। सिंपल। क्विकली रिवाइज करो। एडिशनल डेप्रीसिएशन कितनी रेट से मिलता है, 20%, ठीक है। अगर आपने एसेट, नहीं जस्ट अ सेकेंड, असेसी एलिजिबल कौन हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेकेंड पावर जनरेटिंग यूनिट, ठीक है, 20% से मिलता है। इन एलिजिबल 5 हो जाएंगे, शिप्स, एयरक्राफ्ट, ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी, ऑफिस में जो भी चीजें इंस्टॉल्ड है और जिसका एक्चुअल कॉस्ट आपने पूरा डिडक्शन ले लिया है, और एक और था ऑफिस प्रीमाइसेस में, रेसिडेंशियल हाउस में, गेस्ट हाउस में जो भी आपने इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है। तो ये इनएलिजिबल एसेट्स हो गए।
इसके अलावा हमने देखा कि अगर आप नोटिफाइड एरिया में, बैकवर्ड्स एरिया में, तो रेट क्या हो जाएगा 35% 31 मार्च 2020 तक। उसके बाद क्या हो जाएगा 20%। ठीक है, अगर फर्स्ट ईयर जिस साल आपने इंस्टॉल किया है तो एडिशनल डेप्रीसिएशन 180 डेज से कम है तो 50% हो जाएगा। रिमेनिंग 50% आप नेक्स्ट ईयर में क्लेम कर सकते हो। क्लियर? प्रिंटिंग एंड प्रेस जो है एडिशनल डेप्रीसिएशन के लिए एलिजिबल है। इजी, डेप्रीसिएशन इज कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद कल स्टार्ट करेंगे मोस्ट प्रोबेबली। अभी 35 तक के सेक्शंस हम पहले पढ़ेंगे, देन हम क्या करेंगे, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। जस्ट एक कल की क्लास और मंडे को आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अलाउंसेस बोलना, नोट्स है कौन सा पर्सनल बोलो क्या, मंडे मिल जाएंगे। ठीक है, रिवाइज कर लेंगे फिर। वैसे भी हम क्या कर रहे हैं, बार बार क्लास में भी रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, नीचे करना। क्लियर यहां तक? कोई डाउट किसी को? घर जल्दी जाने की, वैसे भी क्लास है ना यार। ठीक है, आई अंडरस्टैंड। ठीक है, वाइंड अप करते हैं आज का सेशन। कल हम सेक्शन 32 एडी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं कल। थैंक यू।